सीएम नीतीश कुमार ने राजधानी पटना का किया निरीक्षण। सड़कों पर घूम रहे हालातों का लिया जायजा। अधिकारियों के साथ बैठक कर फैसला ले सकते हैं सीएम। मधुपुर उपचुनाव में जेएमएम ने लहराया परचम। सीएम हेमंत सोरेन ने दी जीत की बधाई। मधुपुर की जनता का किया धन्यवाद। बढ़ते संक्रमण को लेकर झारखंड बार काउंसिलिंग की बैठक। न्यायिक कार्य 9 मई तक के लिए स्थगित। अधिवक्ताओं ने निर्णय की अवहेलना की तो होगी कार्रवाई। और कैमूर स्वास्थ्य केंद्र का निरीक्षण करने पहुंचे बसपा नेता सतीश यादव। निरीक्षण के दौरान जाना मरीजों का हाल। अस्पताल प्रशासन पर लगाया लापरवाही का आरोप। नमस्कार, वीआईपी न्यूज में आपका स्वागत है। आपके साथ हाजिर हूं मैं कंचन। मधुपुर विधानसभा उपचुनाव में सत्तारूढ़ जेएमएम के उम्मीदवार और पर्यटन मंत्री हाफिजुल हसन ने शानदार जीत दर्ज की है। इस जीत से सीएम हेमंत सोरेन को बड़ी राहत मिली है, लेकिन जीत का अंतर कम हो जाना उनकी चिंताओं को बढ़ाने वाला हो सकता है। लगातार 3 विधानसभा उपचुनाव यानी कि दुमका, बेरमो और अब मधुपुर में बीजेपी की हार से प्रदेश नेतृत्व पर भी यहां पर सवाल निशान खड़े हो रहे हैं। संताल परगना में यह दूसरा उपचुनाव था। इससे पहले मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के दुमका सीट खाली करने के बाद उनके भाई बसंत सोरेन ने उपचुनाव में जीतकर यहां हासिल कर सरकार और झारखंड मुक्ति मोर्चा की साख बचाई थी। इस बार मधुपुर उपचुनाव जीतकर झामुमो ने संताल यहां पर परगना में अपनी ताकत दिखाई है। उपचुनाव में यूपीए की यह लगातार तीसरी जीत है। इससे पहले बेरमो सीट कांग्रेस ने निकालकर यहां उपचुनाव में यूपीए एकजुट रहा था। दुमका, बेरमो और अब मधुपुर में जीतकर यूपीए ने बीजेपी को चारों खाने चित्त कर दिया है। झारखंड का उपचुनाव, मधुपुर विधानसभा का परिणाम आ ही गया और इसमें यूपीए गठबंधन के साझा प्रत्याशी के रूप में झारखंड मुक्ति मोर्चा से उतारा गया प्रत्याशी हाफिजुल हसन जी की जीत हो गई। इसके लिए सर्वप्रथम मैं मधुपुर विधानसभा के सभी मतदाताओं को बहुत बहुत बधाई देता हूं और साथ में हमारे सहयोगी दलों को भी बहुत बहुत धन्यवाद और बधाई देता हूं का ये परिणाम राज्य का तीसरा उपचुनाव का परिणाम और तीनों उपचुनाव हम लोगों ने जीती है। इस पूरी चर्चा में हमारे साथ बातचीत करने के लिए बिहार झारखंड के संपादक कुंदन कृतज्ञ जी जुड़ गए हैं पूरी चर्चा में। कुंदन जी, महागठबंधन के भविष्य पर इस जीत का क्या कुछ असर पड़ सकता है? क्योंकि अगर देखा जाए तो मधुपुर में जीतकर यहां यूपीए ने बीजेपी को चारों खाने चित कर दिया है। देखिए कंचन, इस अभी तक जो तीनों विधानसभा सीटों पर उपचुनाव हुए हैं, इन तीनों में से सबसे महत्वपूर्ण, वो चाहे उसके पीछे वजह जो भी रही हो, उसमें तीनों में सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण मधुपुर उपचुनाव महागठबंधन ने जीता है और इसका आने वाले समय में महागठबंधन की एकजुटता और मजबूत होगी। और सबसे अहम बात यह है कि दुमका, अगर दुमका की बात कर लें तो अपने कारणों से दुमका उपचुनाव भी काफ़ी महत्वपूर्ण माना जा रहा था, क्योंकि उस सीट को मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने खाली किया था। मुख्यमंत्री 2019 के चुनाव में 2 सीट पर चुनाव लड़े थे, दुमका और बरहेट से। तो बरहेट की सीट उन्होंने रिटेन की थी और दुमका से उन्होंने इस्तीफा दिया था। इसकी वजह से दुमका पर उपचुनाव हुए थे। बेरमो सीट से राज्य के पूर्व स्वास्थ्य और ऊर्जा मंत्री राजेंद्र प्रसाद सिंह चुनाव जीत कर आए थे। उनकी मृत्यु हो गई थी और उसके बाद वहां पर उपचुनाव हुए थे। इन दोनों सीटों
कि तात्कालिक महत्व था वो अपनी वजहों से था, लेकिन आज की तारीख में मधुपुर उपचुनाव की बात अगर कर ले तो मधुपुर महागठबंधन के लिए और एनडीए के लिए दोनों के लिए काफी प्रतिष्ठा का, साख का सब्जेक्ट बन गया था। और शायद यही वजह थी कि मधुपुर उपचुनाव में महागठबंधन ने भी अपनी पूरी ताकत झोंकी थी और साथ ही साथ भारतीय जनता पार्टी और या पूरा एनडीए का कुनबा कह लें, पूरे कुनबे ने अपनी ताकत झोंक रखी थी। अंततः मधुपुर के जो नतीजे आए हैं उसने इस बात को प्रूव किया है फिर से। 2019 में जो परिणाम आए थे वह परिणाम केवल झारखंड मुक्ति मोर्चा के लिए नहीं थे, वह केवल कांग्रेस के लिए नहीं थे, वह केवल राजद के लिए नहीं थे। तमाम दलों ने, वामपंथी दलों ने, आप कह सकते हैं, इस झारखंड विधानसभा चुनाव को मिलकर लड़ा था और वह इन तीनों उपचुनाव में यह तथ्य साबित हुए कि अगर आप एकजुट होकर रहेंगे तो शायद जीत आपकी सुनिश्चित है। वहीं दूसरी तरफ इस उपचुनाव के मायने भारतीय जनता पार्टी के अलग निकलते हैं, जिसे हम आगे चर्चा करेंगे। कंचन। बिल्कुल कुंदन जी, जिस तरीके से 3 विधानसभा उपचुनाव दुमका, बेरमो और अब मधुपुर में बीजेपी की हार से यहां पर सवाल निशान भी खड़ा होता है, क्योंकि लगातार अगर हम बात करें तो मधुपुर इतना फोकस शायद दुमका की सीट पर नहीं था बीजेपी का, जितना जो फोकस मधुपुर की सीट पर था। और मधुपुर की सीट को लेकर लगातार बीजेपी का यह भी कहना था कि जनता यहां पर जेएमएम को नकार चुकी है और जीत बीजेपी की होगी। लेकिन एक नहीं बल्कि तीनों जगहों पर ही बीजेपी को हार का सामना करना पड़ा है, जिससे यहां पर कई सवाल निशान भी खड़े होते हैं। क्या जनता को अब यकीन नहीं रहा बीजेपी के ऊपर? यह भी अपने आप में एक बड़ा सवाल। देखिए, जनता के यकीन नहीं होने का यह सवाल नहीं उठता है, क्योंकि 1,05,565 मत आए हैं भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार गंगा नारायण को, जो एनडीए की तरफ से चुनाव लड़े थे। तो किसी विधानसभा क्षेत्र के चुनाव में जहां पर लगभग 2.25 लाख मत गिरे हों, मतदान हुए हों, वहां पे अगर दूसरे नंबर के प्रत्याशी को 1,05,565 वोट पड़ते हैं तो यह नहीं कहा जा सकता कि उस प्रत्याशी को जनता ने नकार दिया है। देखिए, यहाँ पर मधुपुर में जो भारतीय जनता पार्टी की स्थिति थी वह इस बार बहुत संघर्ष भरी रही। सबसे पहली बात आपको बता दें कि भारतीय जनता पार्टी ने स्ट्रैटेजिकली यहाँ पे कई गलतियां की। सबसे पहली गलती उन्होंने की कि जो परंपरागत उम्मीदवार 2 बार से विधानसभा का प्रतिनिधित्व कर चुके इस इलाके से राज परिवार, जो भारतीय जनता पार्टी के बहुत पुराने नेता थे, उनका टिकट काटा गया और एक बोरो प्लेयर के रूप में गंगा नारायण, जो आजसू की तरफ से 2019 का चुनाव लड़ चुके थे मधुपुर से, उन्हें भारतीय जनता पार्टी में शामिल कराया गया रातों रात और शामिल कराकर उन्हें टिकट दिया गया। तो यह एक कुंदन जी, आपके पास वापस लौटूंगी इस पूरी खबर पर, इस पूरी चर्चा पर। हमारे साथ बीजेपी प्रवक्ता अवनीश जी भी जुड़ चुके हैं। अवनीश जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका वीआईपी न्यूज पर। सर धन्यवाद। अवनीश जी, बीजेपी को हार का सामना करना पड़ा, न सिर्फ मधुपुर में, दुमका में भी हार का सामना करना पड़ा। क्या कुछ वजह मानते हैं इसके पीछे अपनी हार का? तो ये हार की वजह कुछ नहीं है, क्योंकि ये सही उपचुनाव थे और सत्तासीन जो भी दल होता है ना, तो उपचुनाव में कहीं न कहीं उसको कुछ लाभ स्वतः मिलता है। और रही मधुपुर चुनाव की, मधुपुर चुनाव ऐसे भी हाजी साहब के निधन के बाद थोड़ा सा संवेदना और एक लोगों का स्वाभाविक रूप से एक माहौल था वहाँ। तो कोई बहुत बड़ा फैक्टर नहीं है, कोई ऐसा नहीं है कि हेमंत सोरेन जी कोई विकास के एजेंडे पर चुनाव जीत गए हो, ऐसा कुछ नहीं है वहाँ। बहुत कम मार्जिन से निकल गए। ठीक है, हमारे उम्मीदवार भी 1 लाख समथिंग वोट लाए हैं और कार्यकर्ताओं ने प्रति अच्छा काम किया भारतीय जनता पार्टी। बिल्कुल, यहाँ पर अवनीश जी अगर बात करूं मैं, तो सिर्फ मधुपुर की नहीं, यहाँ उपचुनाव में दुमका में भी हार का सामना करना पड़ा है, बेरमो में भी हार का सामना करना पड़ा है। इस पूरी चर्चा में हमारे साथ हमारे बिहार झारखंड के संपादक कुंदन कृतज्ञ जी भी बने हुए हैं। कुंदन जी। अवनीश जी, मधुपुर उपचुनाव में जहां भारतीय जनता पार्टी के लिए भी यह प्रतिष्ठा की सीट बनी हुई थी, वहीं महागठबंधन के उम्मीदवार के लिए भी यह प्रतिष्ठा की सीट बनी पड़ी थी। जो उम्मीदवार जीते हैं उन्हें 1,10,812 मत मिले हैं और जो दूसरे नंबर पर भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार थे उन्हें 1,05,565 मत मिले हैं।
5247 मतों से जीत हुई है। इतने कम मार्जिन से हार की वजह क्या मानते हैं? आखिर 11th आवर में जाकर ऐसी कहां पर कौन सी गलतियां हुई जिनकी वजह से इस बहुत छोटे से मार्जिन से भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार की हार हुई? यहाँ पर कोई गलती नहीं हुई है। मैंने कहा ना आपको कि ये जो 5,000 वोट का उनको जो लाभ मिल गया, वो हाजी साहब के बीच के कालखंड में निधन के कारण एक संवेदना का लहर चलता ही है। जो बेरमो में चला राजेंद्र बाबू को, वही लगभग यहाँ भी चला, वो चलना ही है, ये स्वाभाविक प्रक्रिया है। और उपचुनाव है, अब दूसरा सरकार उनकी है, इसलिए कोई बहुत बड़ा ये फैक्टर नहीं है। और मुझे लगता है हेमंत सोरेन सरकार को बहुत इस पर इतराने की भी जरूरत नहीं है। अवनीश जी, ठीक है, माना कि सरकार को इतराने की जरूरत नहीं है, मौजूदा सरकार थे, तमाम प्रशासनिक अधिकारियों का, जैसा कि भारतीय जनता पार्टी ने आरोप भी लगाया है कि प्रशासनिक अधिकारियों ने ओवरनाइट रात में जाकर सीएम से मुलाकात करते थे और उन्होंने इस तरह की व्यवस्था की कि भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार की हार हो गए। एक सवाल अवनीश जी, प्रदेश अध्यक्ष दीपक प्रकाश और विधायक दल के नेता बाबूलाल मरांडी, इन दोनों व्यक्तियों को अपनी उपयोगिता सिद्ध करनी थी इन तीनों उपचुनाव में, जिन उपचुनाव में भारतीय जनता पार्टी की हार हुई है। बाबूलाल मरांडी संथाल में काफ़ी स्थापित राजनेता रहे हैं। आपको क्या लगता है कि इन दोनों ये दोनों नेता, प्रदेश अध्यक्ष और विधायक दल के नेता, यह अभी तक अपनी उपयोगिता साबित नहीं कर पाए हैं उपचुनाव को लेकर? उपयुक्तता का परिणाम ही है कि हमारा उम्मीदवार आज समझिए कि एकदम कांटे का लड़ाई वहां लड़ा। इसलिए बाबूलाल जी एक मास लीडर हैं, भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं, झारखंड के प्रथम मुख्यमंत्री हैं, इसमें कहीं कोई दो मत नहीं है। और दीपक प्रकाश जी के बारे में क्या कहेंगे अवनीश जी? अरे हमारी पार्टी अध्यक्ष प्रणाली, पार्टी अध्यक्ष ने बहुत अच्छा कोऑर्डिनेशन किया, कार्यकर्ताओं को लगाया। जिस परिस्थिति में वो बीमार के हालात में भी अभी काम कर रहे हैं, उनको कई शारीरिक कठिनाइयों के बावजूद भी उन्होंने बड़े ही हिम्मत के साथ कार्यकर्ताओं का मनोबल बढ़ाया। लगातार बेचारे वहां पर कैंप किए, उनकी शारीरिक अस्वस्थता के बावजूद भी हमारे प्रदेश अध्यक्ष बिल्कुल कर्मठता के साथ और निष्ठा प्रामाणिकता के साथ कार्यकर्ताओं का टीम वर्क वहां करवाए हैं उन्होंने। अवनीश जी, मधुपुर के भाजपा कार्यकर्ताओं का आरोप है, जो हम तक खबरें छनकर आ रही हैं, कि यहां पर पार्टी अंदरूनी गुटबाजी का भी शिकार हुई। रणधीर सिंह सारठ के विधायक, वह एक अलग गुट चला रहे थे, नारायण दास देवघर से, वह एक अलग गुट चला रहे थे, राज परिवार का एक अलग गुट काम कर रहा था और गंगा नारायण का एक अलग गुट काम कर रहा था। ऐसे में अंदरूनी गुटबाजी का शिकार हुई और शायद यही वजह रही कि इस बहुत कम मार्जिन से वहां पर इनको हार का सामना करना पड़ा। तक ऐसा कुछ प्रकट होकर आया नहीं है। और पार्टी है, हमारी पार्टी बहुत अनुशासित और व्यवस्थित पार्टी है और हर विषय पर अपनी वो एक समीक्षा बैठक भी करती है। अगर वैसा कुछ है तो क्षण कराएगा ही, लेकिन मुझे नहीं लगता कि अभी तक कुछ वैसा प्रकट हुआ है। सभी कार्यकर्ताओं ने मिलजुल कर अच्छा चुनाव लड़ा है, बहुत दमखम के साथ लड़ा है। गोड्डा सांसद निशिकांत दुबे, जिन्होंने यहां तक कह दिया था चुनावी रैली के दौरान कि आप गंगा नारायण को विधानसभा भेजिए, मैं बाबूलाल मरांडी को राज्य का मुख्यमंत्री बनाऊंगा, उन्होंने पूरी ताकत झोंकी थी निशिकांत दुबे ने इस उपचुनाव को जीतने के लिए। अंततः उन्हें भी निराशा ही हाथ लगी। आप क्या मानते हैं, निशिकांत दुबे की हार हुई है या यह भारतीय जनता पार्टी की हार थी? तो मैं निशिकांत दुबे का बयान तो पूरा नहीं देखा हूं, आपसे सुन रहा हूं, लेकिन मुझे लगता है हमारी पार्टी अध्यक्षीय प्रणाली पर चलती है। प्रदेश अध्यक्ष के नेतृत्व में जो चुनाव का वहां पर जो अपना एक गति था, जो हमारा सिस्टम था, जिस तरीके से चुनाव की रणनीति थी, बहुत अच्छा चुनाव भारतीय जनता पार्टी ने लड़ा है। निशिकांत दुबे भी उसी टीम के एक पार्ट थे, उसी में काम कर रहे थे और उनका बयान मैं पूरा सुना नहीं हूं, इसलिए मैं इस पर कोई स्पष्टीकरण अभी नहीं दे पाऊंगा। ओवर टू यू कंचन।
बिल्कुल, जिस तरीके से मधुपुर विधानसभा उपचुनाव में सत्तारूढ़ जीएमएम की जीत हुई है, इसे लेकर जीएमएम काफी ज्यादा खुश है। साथ ही मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने भी इस पर अपनी खुशी जाहिर की है। बहुत बहुत शुक्रिया अवनीश जी हमारे साथ इस पूरी चर्चा में जुड़ने के लिए। कुंदन जी, जिस तरीके से ये जीत हुई है, इसे लेकर बीजेपी जो हारी है, इसके पीछे का क्या कुछ कारण रहा है? क्योंकि बीजेपी एक जगह नहीं बल्कि तीनों जगह पर यहाँ हार का सामना करती हुई नजर आई है। इसके पीछे क्या कुछ कारण रहा? जो मेन जो इसके पीछे कारण रहा वो क्या था? देखिए कंचन, अगर दुमका और बेरमो को अभी थोड़ी देर के लिए किनारे कर दें तो मधुपुर उपचुनाव में हार की कई वजह रही। उन वजहों को अगर हम टटोलने की कोशिश करेंगे तो सबसे पहली बात यह सामने निकल कर आ रही है कि भारतीय जनता पार्टी ने जिसे उम्मीदवार बनाया, उस उम्मीदवार को भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने ही स्वीकार नहीं किया। सबसे पहली वजह यही सामने आई, क्योंकि गंगा नारायण आजसू के वह लीडर थे, उन्हें भाजपा में शामिल कराया गया और कार्यकर्ताओं के साथ वह समन्वय स्थापित नहीं कर सके। जो संपर्क स्थापित करना उम्मीदवार का स्थानीय कार्यकर्ताओं के साथ जरूरी हो जाता है, वह संपर्क और समन्वय स्थापित नहीं कर सके और शायद कार्यकर्ताओं में आप कह सकते हैं निराशा थी या कार्यकर्ता उदासीन हो गए थे। इन वजहों से भी उनको यह हार का सामना करना पड़ा। दूसरी वजह अगर माने, जो मैं अभी अविनीश जी से चर्चा कर रहा था, भारतीय जनता पार्टी यहाँ पर स्पष्ट रूप से 4 गुटों में बटी हुई नजर आई। रणधीर सिंह का अपना एक गुट काम कर रहा था जो यह स्थापित नहीं होने देना चाहता था कि आजसू से कोई उम्मीदवार आकर भारतीय जनता पार्टी से चुनाव लड़े और वह चुनाव जीत जाए, क्योंकि चुनाव जीतने के बाद सबसे अहम बात यह है कि वह व्यक्ति पार्टी में स्थापित नेता के तौर पर जाना जाएगा। नारायण दास देवघर के विधायक थे, उनकी कतई इच्छा नहीं थी कि गंगा नारायण की जीत हो। राज परिवार, जिनका टिकट काटा गया था, राज परिवार और उनके समर्थक कतई नहीं चाहते थे कि राज परिवार का मधुपुर सीट से परमानेंटली अस्थायी रूप से उनका पत्ता काट दिया जाए। और चौथी और सबसे इम्पोर्टेंट वजह आपको बता दें कि जो गंगा नारायण के खिलाफ 4 निर्दलीय उम्मीदवार खड़े थे, उसमें से दो उम्मीदवार राज परिवार के समर्थक के तौर पर खड़े थे। एक उम्मीदवार अशोक ठाकुर, जिन्हें 3921 मत मिले हैं, और दूसरा मैं दूसरे उम्मीदवार को यहाँ बाईपास करके दूसरी वजह बता रहा हूँ कि 6 उम्मीदवार थे और 7वें फैक्टर ने काम किया है नोटा, जिसे 5121 मत मिले हैं नोटा के तहत। आप इन दोनों को अगर मिला लेंगे, अशोक ठाकुर के मतों को, 3921 मतों को और 5121 मतों को, तो ये कुल 9042 मत मिलते हैं, जो कि जीत के अंतर से कहीं ज्यादा हैं। इन मतों को अगर बीजेपी में आप क्लब कर देती हैं तो बीजेपी की बहुत स्पष्ट रूप से जीत दिखाई देती है। तो कहा यही जा सकता है कि इन तमाम फैक्टर्स की वजह से ये हुआ। और सबसे अहम बात आपको बताएं कि यहाँ पर जिस तरीके से निशिकांत दुबे ने पूरे चुनाव प्रचार को या कैंपेनिंग को एक तरीके से हाईजैक किया हुआ था। निशिकांत दुबे अपनी तरफ से जी जान लगाए हुए थे। उसने शायद पार्टी के दूसरे नेताओं को वहां पर 100% एफर्ट लगाने से रोका, क्योंकि वहां की जीत कहीं ना कहीं निशिकांत दुबे के खाते में जाती और निशिकांत दुबे के नंबर्स बढ़ते पार्टी के अंदर। तो शायद पार्टी के दूसरे बड़े स्थापित नेता थे, उन्होंने अपना 100% योगदान नहीं दिया। और इन तमाम फैक्टर्स को मिलाकर देखें तो यह जिम्मेदार बने भारतीय जनता पार्टी की हार के। और साथ ही साथ आप देखेंगे हफीजुल हसन की जीत के भी कई अहम कारण हैं और उन कारणों की वजह से ही हफीजुल हसन की जीत तय हुई है। कंचन, कर ले बीजेपी के परंपरागत उम्मीदवार राज पालीवार की, तो उनका राजनीतिक भविष्य इसमें क्या होगा? देखिए कंचन, यह कह सकते हैं कि बड़ा ही इंटरेस्टिंग सवाल है कि राज परिवार का अब राजनीतिक भविष्य क्या होगा। क्या राज परिवार मधुपुर में ही रहेंगे, राज परिवार मधुपुर से बाहर निकलेंगे, या पार्टी उन्हें अब कोई दूसरी और बड़ी जिम्मेदारी देगी? क्योंकि राज परिवार
परंपरागत रूप से भाजपा के कार्यकर्ता रहे हैं, 2 बार उस क्षेत्र से विधानसभा तक भी चुनकर जा चुके हैं और साथ ही साथ भाजपा के नेताओं के साथ उनके बहुत अच्छे संबंध रहे हैं और भाजपा अपने ऐसे नेताओं को खोना नहीं चाहेगी। तो जाहिर सी बात है, क्योंकि राज परिवार अभी एक तरीके से आप कह सकते हैं नाराज चल रहे हैं और इस नाराजगी को दूर करने के लिए इस बात की भी संभावना है कि राज परिवार को कोई एक बड़ी और दूसरी जिम्मेदारी देकर उनके प्रोफाइल को बढ़ाया जाए और उन्हें दूसरी भूमिका में पार्टी उपयोग करे। लेकिन ये तमाम चीजें इस पर निर्भर करती है कि राज परिवार अपनी उस दूसरी भूमिका को कितना स्वीकार करते हैं, उसे कितना गले से लगाते हैं। साथ ही साथ राज परिवार के जो समर्थक हैं वो समर्थक उन्हें कितना कन्विंस कर पाते हैं उस दूसरी भूमिका के लिए। तो जाहिर सी बात है, आने वाले समय में राज परिवार के लिए भी एक बड़ी चुनौती है और भारतीय जनता पार्टी के लिए भी एक बड़ी चुनौती है कि भारतीय जनता पार्टी राज परिवार को किस तरीके से अपने पार्टी में कायम रख पाती है। कंचन, इस पूरी चर्चा में हमारे साथ कांग्रेस प्रवक्ता राकेश सिन्हा भी जुड़ गए हैं। राकेश जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका वीआईपी न्यूज पर। जी धन्यवाद। राकेश जी, 3 विधानसभा उपचुनाव हार चुकी है बीजेपी। मधुपुर में भी हार का सामना करना पड़ा, दुमका, बेरमो, तमाम जगहों पर यहाँ पर चारों खाने चित हो गई है, क्या कहेंगे इस पर? नहीं, देखिए, अब जो एक भारतीय जनता पार्टी के द्वारा जो एक प्रोपेगेंडा किया जा रहा था कि मोदी लहर, मोदी लहर, मोदी लहर, वो तो लहर 2014-19 के बाद पूरी तरह से ध्वस्त हो गई। हर जगह आप देखें, कैसे बंगाल, कैसे तमिलनाडु, झारखंड, तो क्या है कि इस देश की जनता एक बार झूठ के बहकावे में आ सकती है, क्योंकि इस देश की जनता भावनात्मक है, सेंटिमेंटल है। वो आपके सेंटिमेंट को अगर एक बार नहीं पहचान पाई तो उसकी खामियाजाना इस देश को भुगतना पड़ रहा है वर्तमान परिस्थिति में। तो इस देश की जनता पूरी तरह समझ गई है, जान गई है कि जो भारतीय जनता पार्टी है वो सिर्फ झूठ बोल करके, सांप्रदायिक ध्रुवीकरण करके सत्ता के शीर्ष तक पहुंचना चाहती है। बाकी इस देश की जनता की रक्षा करना उसका कोई मायने नहीं है और इसी का यह परिणाम है कि भारतीय जनता पार्टी धीरे धीरे पूरे देश से समाप्त हो जाएगी। इस पूरी चर्चा में राकेश जी हमारे साथ हमारे बिहार झारखंड के संपादक कुंदन कृतज्ञ जी भी बने हुए हैं। जी कुंदन जी। राकेश जी, आपने कहा कि भारतीय जनता पार्टी का सफाया हो गया है, जनता नकार रही है। श्रीमान, सफाया तो आपका भी पश्चिम बंगाल से हो गया, पांडिचेरी से सफाया हो गया, वहाँ तो आप वॉश आउट कर दिए गए। खैर, अभी संदर्भ पश्चिम बंगाल और पांडिचेरी नहीं है। एक अहम सवाल, अब आज चूंकि कल देर शाम नतीजे आ चुके हैं, मंजूनाथ भजंत्री पूर्व उपायुक्त देवघर, उन्हें किन परिस्थितियों में और क्यों हटाया गया था? क्योंकि अब चुनाव समाप्त हो चुके हैं, वहां से आचार संहिता भी समाप्त हो चुकी है, क्यों हटाया गया था? आखिर क्या वजह आपको समझ आती है चुनाव आयोग ने यह निर्णय लिया था चुनाव के बाद? नहीं, ये तो देखिए, ये तो चुनाव आयोग का निर्णय था और चुनाव आयोग के जो निर्णय लिया उस पर इस तरह का जो है हस्तांतरण किया गया है। तो अब ये तो चुनाव आयोग के पास उनके क्या उनका वो रिजल्ट पहुंचा है, क्या उनके विषय में पहुंचा है, ये तो हमें लगता है कि चुनाव आयोग ही बता पाएगा। भारतीय जनता पार्टी ने चुनाव आयोग से जो अपनी आपत्ति दर्ज कराई थी, उस आपत्ति में उन्होंने स्पष्ट रूप से इस बात का उल्लेख किया था कि देवघर के उपायुक्त देर रात मुख्यमंत्री से मुलाकात करते हैं और चुनाव संबंधी जानकारी उन्हें मुहैया कराते हैं, प्रशासनिक इंतजामों के बारे में उन्हें गोपनीय जानकारी उनसे शेयर करते हैं, जो कि एक प्रोटोकॉल के तहत उनके साथ शेयर नहीं करना था। और कहा यह जा सकता है कि ऑफ द रिकॉर्ड जितनी मुलाकातें हो रही थी, उन मुलाकातों को लेकर ही भारतीय जनता पार्टी ने आपत्ति दर्ज कराई थी और उसके बाद चुनाव आयोग ने इस बात का संज्ञान लिया था। मैं तो इसीलिए कहा सर, मैं तो इसीलिए कहा कि देखिए, भारतीय जनता पार्टी जब हार जाती है चुनाव तो वो कई तरह के दाव, कई तरह के ये खेलने पर उतारू हो जाती है। और दूसरी बात यह भी है कि ये तो पूरा देश जान रहा है। आप देखें, इसके पहले भी आपने ये प्रश्न किया था अपने चैनल के माध्यम से कि चुनाव आयोग पर किस प्रकार उच्च न्यायालय
का टिप्पणी आया है कि चुनाव आयोग तो बिल्कुल स्वाभाविक एकदम प्रतिबद्धता के साथ भारतीय जनता पार्टी की अनुषंगिक इकाई के रूप में इस देश में वर्तमान परिप्रेक्ष्य में काम कर रही है। तो हमें लगता है कि अब चुनाव आयोग का क्या इस पे कंप्लेन था, इसीलिए मैंने कहा कि क्या था ये अब चुनाव आयोग के लोग समझें। लेकिन हमें लगता है कि एक जिलाधिकारी अगर मुख्यमंत्री से मिलता है तो ये कोई प्रोटोकॉल तोड़ने की बात इसमें कहीं नहीं आ सकती। लेकिन अब क्या है कि भाजपा को अपनी हार का कहीं ना कहीं ठिकरा तो फोड़ना होगा ना। जो पैसा लेकर के इन लोगों ने बोरो प्लेयर को मधुपुर में उतारा, प्रदेश भाजपा नेतृत्व में जो इल्जाम भी लगा, ये मैं नहीं कह रहा, ये भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने ही और उनके पूर्व उम्मीदवार ने ही ये इल्जाम लगाया है कि पैसे का खेल मधुपुर में हुआ है, मधुपुर में पैसा लेकर के कैंडिडेट दिया गया है। तो अब अपने केंद्रीय नेतृत्व के समक्ष बाबूलाल जी, दीपक प्रकाश जी को भी तो चेहरा दिखाना होगा ना कि पैसा लेकर के अगर वो लोग टिकट दे रहे हैं तो इस हार का ठिकरा कहीं ना कहीं तो उनको फोड़ना था, तो ये फूट गया। तो राकेश जी, हार का ठीकरा भारतीय जनता पार्टी फोड़ रही है। एक अहम सवाल, चूंकि इस चुनाव में निशिकांत दुबे ने अपनी पूरी ताकत झोंक रखी थी गंगा नारायण को जीत हासिल करवाने के लिए, और जिस तरीके से निशिकांत दुबे हेमंत सोरेन पर आक्रामक रहे हैं ये पीछे के कुछ सालों महीनों की अगर बात कर लें, आपको क्या लगता है निशिकांत दुबे इस हार से कितने बैकफुट पर जाएंगे, और हेमंत सोरेन और निशिकांत दुबे के बीच में जो संघर्ष चल रहा है वह संघर्ष अब किस डायरेक्शन में जाएगा? सर, मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी में कुछ लोग हैं, मैं पहले भी इस बात को कह चुका हूं, निशिकांत दुबे, गिरिराज सिंह, ये लोग जैसे लोग जो है ना, ये लोग भारतीय जनता पार्टी में एक अलग प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से ये लोग इसलिए जिम्मेवारी निभाते हैं कि कैसे हम समाज को तोड़ें। तो हमें लगता है कि निशिकांत दुबे बैकफुट पे या निशिकांत दुबे फ्रंट फुट पे, सरकार को, गठबंधन को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। निशिकांत दुबे मीडिया के लिए बहुत बड़ा इशू हो सकते हैं, निशिकांत दुबे हम लोगों के लिए कोई इशू नहीं है, क्योंकि निशिकांत दुबे को हम लोग मतलब एक सभ्य समाज का सभ्य व्यक्ति जो जिसको हम कह सकते हैं, निशिकांत दुबे में वैसा कोई लक्षण है ही नहीं, इसलिए वो बैकफुट पे रहे या फ्रंट फुट पे रहे, कभी किसी को कोई फर्क उनसे नहीं पड़ता है। से महागठबंधन के भविष्य पे क्या फर्क पड़ेगा? महागठबंधन और मजबूत होगी या कुछ और असर पड़ने की संभावना है? आप देखें, जिस प्रकार हम लोगों ने मधुपुर लड़ा, जिस प्रकार हम लोगों ने बेरमो लड़ा, तो स्वाभाविक तौर पे महागठबंधन पूरी एकजुटता के साथ, पूरी प्रतिबद्धता के साथ जो जनता के समक्ष हम लोगों ने विधानसभा चुनावों में वादे किए, उन वादों को लेकर के पूरी तरह खरा उतर रहे हैं, और पूरी महागठबंधन एकजुटता के साथ में खड़ी है। इसमें कहीं कोई प्रश्न चिन्ह और किंतु परंतु नहीं है। चलिए राकेश जी, बहुत बहुत शुक्रिया, आप हमारे साथ इस पूरी चर्चा में जुड़े, बातचीत आपने की। तो महागठबंधन के भविष्य पर इस जीत का क्या असर होगा, इस पर हमने चर्चा की, साथ ही साथ चाहे तस्वीर कुछ भी रही हो। बहुत बहुत शुक्रिया कुंदन जी, आप भी हमारे साथ इस चर्चा में जुड़े, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। तस्वीर चाहे कुछ भी हो, लेकिन जीत यहां पर मधुपुर में जीएमएम की हुई है। जीतकर यूपीए ने बीजेपी को यहां पर चारों खाने चित कर दिया है। आज इसी पर हमारी चर्चा हुई। इसी के साथ वीआईपी न्यूज में मेरे साथ इतना ही।